अगर मैं कहूं कि ये कंपनी साल का 4100 करोड़ रुपए का भारी नुकसान कर रही है, तो क्या कोई भी समझदार इंसान उसमें अपना पैसा लगाएगा? शायद बिल्कुल नहीं। सही बात है। एक आम निवेशक तो बस ये आंकड़ा देखकर ही घबरा जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि पिछले कुछ महीनों में देश और दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों ने इसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कई गुना बढ़ा दी है। मतलब ऐसा क्यों? आखिर ये बड़े निवेशक ऐसा क्या देख रहे हैं जो एक आम इंसान की नजर से चूक रहा है? ये एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है और इस पहेली का जवाब दरअसल उन आंकड़ों के पीछे छिपे बिजनेस मॉडल में है। बिल्कुल। अगर हम Screener.in का ताज़ा फाइनेंशियल डेटा देखें तो एक तरफ नुकसान का इतना बड़ा पहाड़ दिखता है और दूसरी तरफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FII की हिस्सेदारी 4.90% से उछलकर सीधे 14.59% हो गई। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा जंप है। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं यानी DII, उनकी हिस्सेदारी भी 9.33% से बढ़कर 25.45% तक पहुंच गई है। यही तो सबसे चौंकाने वाली बात है। और देखो, इसीलिए आज के इस डीप लाइव में हम स्विगी लिमिटेड के इसी फाइनेंशियल चक्रव्यूह को खोलने वाले हैं। हमारे पास इसके लिए दो बहुत ही ठोस स्रोत हैं। पहला तो है स्क्रीनर का रॉ फाइनेंशियल डेटा और दूसरा स्विगी के Q4 और FY26 के अर्निंग्स कॉल का ट्रांसक्रिप्ट, जहां मैनेजमेंट ने खुद अपनी रणनीति को समझाया है। हमारा मिशन आज ये है कि एक नए निवेशक के नजरिए से हम ये समझें कि क्विक कॉमर्स को लेकर स्विगी का लॉन्ग टर्म विजन क्या है और ये जो हाल ही में मार्जिन सुधरे हैं ना, इसके पीछे का असली खेल क्या है। तो अगर हम नए निवेशकों की बात करें तो उनके लिए सबसे पहला झटका स्क्रीनर पर दिखने वाला रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE का आंकड़ा होता है। हाँ, वो तो है। स्विगी का ROCE -24.1% है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कंपनी ने व्यापार में जो हर 100 रुपए लगाए हैं उस पर उन्हें 24 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो मतलब ऐसे में किसी भी कंपनी के लिए निवेशकों का भरोसा जीतना एक चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, जब आप 4000 करोड़ के नुकसान में हैं और आपका ROCE एकदम माइनस में चल रहा है, तो ऐसे में अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़े लक्ष्य की बात कैसे कर दी? आप उस 1 ट्रिलियन वाले लक्ष्य की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वही। उन्होंने कहा है कि उनका मीडियम टर्म लक्ष्य 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ रुपए के ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू या GOV तक पहुंचना है। मतलब क्या निवेशकों को ये हवा में तीर चलाने जैसा नहीं लग रहा? इस ख्याली पुलाव पर कोई पैसा क्यों लगाएगा? खैर, वो इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट ने सिर्फ ये लक्ष्य नहीं बताया है बल्कि वहां तक पहुंचने का एक बहुत ही स्पष्ट रास्ता भी दिखाया है। सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि ये ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू यानी GOV होता क्या है। बताइए। ये कंपनी की अपनी कमाई नहीं है। ये प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले खाने या ग्रोसरी का कुल मूल्य है। 1 लाख करोड़ के GOV तक पहुंचने के लिए उन्हें अगले 3 से 5 सालों तक लगातार 35 से 50% की दर से ग्रो करना होगा। एक सेकेंड, 35 to 50% की ग्रोथ? हाँ। इतनी तेज ग्रोथ कहां से आएगी? मतलब क्या इसके लिए उन्हें देश के हर छोटे बड़े शहर, हर गली मोहल्ले में अपने नए डार्क स्टोर्स नहीं खोलने पड़ेंगे? नहीं, और यहीं पर उनके रणनीति का सबसे अहम हिस्सा आता है। अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने ये बहुत साफ कर दिया है कि वे अंधाधुंध नए स्टोर्स खोलकर ग्रोथ नहीं खोजना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, फिलहाल स्विगी लगभग 130 शहरों में काम कर रहा है और उनका डेटा ये बताता है कि वे अपने मौजूदा नेटवर्क से ही कुल डिमांड का लगभग 90% कवर कर रहे हैं। ओहो, तो मतलब उनका फोकस अब नए शहरों में विस्तार करने पर नहीं है, बल्कि उसी मौजूदा नेटवर्क को सघन करने पर है, जिसे डेंसिफिकेशन कहते हैं। बिल्कुल सही कहा। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझाऊं तो ये रणनीति कुछ वैसी ही है जैसे एक ही हाईवे पर ज्यादा गाड़ियां चलाना, बजाय इसके कि हर नई जगह पहुंचने के लिए नई कच्ची सड़कें बनाई जाएं। ये हाईवे वाली एनालॉजी एकदम सटीक है। और आपको पता है, फाइनेंशियल दुनिया में इसी हाईवे पर ज्यादा गाड़ियां चलाने को ऑपरेटिंग लीवरेज कहा जाता है। दिलचस्प है। थोड़ा और गहराई से समझते हैं इसे। देखिए, एक डार्क स्टोर जो असल में एक छोटा वेयरहाउस ही होता है, उसे चलाने की कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जैसे उस जगह का किराया हो गया, वहां काम करने वाले लोगों की सैलरी हो गई और बिजली का बिल हो गया। हाँ, वो खर्चे तो फिक्स ही रहेंगे।
बिल्कुल। अब चाहे उस स्टोर से दिन के 100 ऑर्डर निकले या 500 ऑर्डर निकले, वो फिक्स्ड कॉस्ट तो उतनी ही रहती है ना। मैं समझ गया। यानी जब उसी डार्क स्टोर से 100 की जगह 500 ऑर्डर निकलने लगते हैं तो हर एक नए ऑर्डर पर कंपनी को नया किराया या नया बिजली का बिल नहीं देना पड़ता। एकदम सही पकड़े हैं। तो उन नए ऑर्डर से आने वाला पैसा सीधे कंपनी के मुनाफे में जुड़ जाता है। हाँ, और स्विगी इसी ऑपरेटिंग लीवरेज का फायदा उठा रहा है। वो किसी भी इलाके में तब तक कोई नया स्टोर नहीं खोलते जब तक कि पुराना स्टोर अपनी 80 से 85% कैपेसिटी पर नहीं पहुंच जाता। उनका पूरा का पूरा फोकस इसी घनत्व को बढ़ाने पर है। लेकिन देखिए, अगर हम 1 लाख करोड़ के लक्ष्य की बात कर रहे हैं तो क्या बिना टियर 2 और टियर 3 शहरों में बड़े स्तर पर जाए ये सब संभव है? मैनेजमेंट इस बात को नजरअंदाज नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि टियर 2 शहरों में वे अभी वेयरहाउसिंग पर अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। अच्छा, वेयरहाउसिंग पर। हाँ, और इसका मुख्य उद्देश्य मिडिल माइल कॉस्ट को कम करना है। यानी जो बड़े सप्लायर से डार्क स्टोर तक सामान पहुंचाने का खर्च है, उसे वो ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अगली कुछ तिमाहियों की बात करें तो ग्रोथ उनके मौजूदा 130 शहरों के नेटवर्क से ही आने वाली है। चलिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात तो समझ आ गई। लेकिन इस 35 से 50% ग्रोथ टारगेट से एक और बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है। वो क्या? देखिए, ई-कॉमर्स की दुनिया का एक अलिखित नियम है। अगर आपको तेजी से बढ़ना है तो आपको भारी डिस्काउंट देके मार्केट शेयर खरीदना पड़ता है। हाँ, और यहीं पर हम एक बड़े टकराव को देखते हैं, मार्केट शेयर बनाम यूनिट इकोनॉमिक्स का टकराव। बिल्कुल। अगर हम स्क्रीनर के मार्च 2026 तिमाही के डेटा को देखें तो उस दौरान सेल्स 6,383 करोड़ रुपए थी, लेकिन उसी एक तिमाही का नुकसान 800 करोड़ रुपए था। 800 करोड़ सिर्फ एक तिमाही में? हाँ, तो ऐसे में पैसा बहाकर नए यूजर्स लाना, जिसे इंडस्ट्री की भाषा में बाइंग ग्रोथ कहते हैं, वो मैनेजमेंट के हिसाब से एक बेहद खतरनाक कदम साबित हो सकता है। मैंने भी अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट में ये देखा कि एक एग्जीक्यूटिव ने बहुत कड़े शब्दों में कहा था कि वे शॉर्ट टर्म मार्केट शेयर के लिए लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी से कोई समझौता नहीं करेंगे। बिल्कुल। और उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है जो स्टार्टअप दुनिया में तो लगभग पाप माना जाता है। उन्होंने जानबूझकर अपने कुछ यूजर्स को प्लेटफॉर्म से जाने दिया है। और ये एक बहुत ही साहसिक और अगर मैं कहूँ तो वित्तीय रूप से समझदारी भरा फैसला है। कैसे? देखिए, उन्होंने उन ग्राहकों को जाने दिया जिनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू या AOV बहुत कम था। अच्छा, मतलब जो बहुत कम पैसों का सामान मंगाते थे। हाँ, AOV का मतलब ही है कि एक ग्राहक औसतन कितने रुपए का सामान खरीद रहा है। हाँ। जो ग्राहक सिर्फ 50 या 100 रुपए का सामान ऑर्डर कर रहे थे और वो भी भारी डिस्काउंट कूपन लगा के, वे दरअसल कंपनी के लिए बस एक नुकसान का सौदा थे। लेकिन एक सेकंड, ई-कॉमर्स में तो यूजर ग्रोथ ही भगवान होता है ना। किसी भी ऐप के लिए सबसे बड़ा मेट्रिक उसका MTU यानी मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स होता है। हाँ, वो तो है। तो जब आप अपने ग्राहकों को राइवल प्लेटफॉर्म्स पर जाने दे रहे हैं तो आपका MTU ग्रोथ तो गिरेगा ही। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक पिछली तिमाहियों में जहां वो 3 मिलियन नए यूजर्स जोड़ते थे, इस बार उन्होंने मुश्किल से 0.5 मिलियन यूजर्स ही जुड़े हैं। क्या ये लॉन्ग टर्म में सुसाइडल नहीं है? बाहर से देखने पर यह सुसाइडल लग सकता है, लेकिन अगर हम यूजर्स को अलग अलग कोहोर्ट्स यानी समूहों में बांट कर देखें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। कोहोर्ट्स थोड़ा और समझाइए। देखिए, एक कोहोर्ट वो है जो आपके प्लेटफॉर्म का कोर है, यानी ऐसे ग्राहक जो महीने में कई बार ऑर्डर करते हैं, जिनका ऑर्डर वैल्यू ज्यादा होता है और जो सिर्फ डिस्काउंट के लिए नहीं बल्कि सुविधा के लिए आते हैं। लॉयल कस्टमर्स। बिल्कुल। और दूसरा कोहोर्ट है फ्रिंज यूजर्स का, जो सिर्फ और सिर्फ भारी छूट मिलने पर ही ऐप खोलते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि मैनेजमेंट ने जानबूझकर उस फ्रिंज कोहोर्ट को जाने दिया है? हाँ, मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि उनके हाई स्पेंडिंग और हाई फ्रीक्वेंसी वाले कोहोर्ट्स में अभी भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। वो अपना पैसा और समय उन यूजर्स पर खर्च कर रहे हैं जो प्लेटफॉर्म पर टिके रहेंगे। तो जो यूजर्स छोड़कर गए वे दरअसल कभी वफादार थे ही नहीं? एकदम सही। और उन डिस्काउंट हंटर्स के जाने से कंपनी को नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही हुआ है। ये तो एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। तो क्या इस वित्तीय छटनी का कोई ठोस परिणाम भी दिखा है नंबर्स में? अरे बहुत बड़ा परिणाम दिखा है, और इसका सीधा असर उनके कंट्रीब्यूशन मार्जिन में नजर आ रहा है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन? हाँ,
ये वो मुनाफा है जो कंपनी हर एक ऑर्डर पर अपनी वेरिएबल कॉस्ट यानी डिलीवरी और पैकेजिंग का खर्च निकालने के बाद कमाती है। और अर्निंग्स कॉल से ये पता चलता है कि उन्होंने पिछले 1 साल में अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन में लगभग 5.5% का भारी भरकम सुधार किया है। बिल्कुल। सिर्फ Q4 में ही 100 से 180 बेसिस पॉइंट्स का उछाल आया है। और बेसिस पॉइंट्स, जिन्हें हम BPS कहते हैं, जहां 100 बेसिस पॉइंट्स का मतलब पूरा 1% होता है, तो एक ही तिमाही में 1.8% का सुधार होना ये बहुत मायने रखता है। और ये सुधार इतना बड़ा था कि मार्च खत्म होते होते क्विक कॉमर्स बिजनेस में वे कंट्रीब्यूशन मार्जिन ब्रेक इवन के बेहद करीब पहुंच गए। ब्रेक इवन मतलब हर ऑर्डर पर जो सीधा नुकसान हो रहा था वो लगभग शून्य हो गया। अरे वाह! अब यहाँ मुझे वो लीकी बकेट यानी छेद वाली बाल्टी का उदाहरण याद आ रहा है। वो कैसे? ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट अब बाल्टी में नया पानी यानी नए यूजर्स भरने से पहले बाल्टी के उन छेदों को बंद करने में लगा है जहां से पैसा रिस रहा था। मैंने कॉल ट्रांसक्रिप्ट में पढ़ा कि इसके पीछे 4 मुख्य ड्राइवर्स थे। हाँ, और उन 4 ड्राइवर्स में से पहला ड्राइवर सबसे ज्यादा असरदार था। जनवरी के तीसरे हफ्ते में उन्होंने NOV यानी नेट ऑर्डर वैल्यू टू ग्लॉस ऑर्डर वैल्यू डिस्काउंट एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह से बंद कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्जिन में आए सुधार का आधा हिस्सा यानी 50% सिर्फ इसी एक कदम से आया था। अच्छा, लेकिन ये NOV डिस्काउंट आखिर था क्या? ये तकनीकी शब्द थोड़ा उलझाने वाला है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह की कार्ट सब्सिडी थी। कार्ट सब्सिडी? हाँ, कई बार कस्टमर को आकर्षित करने के लिए प्लेटफॉर्म चेकआउट के समय कार्ट की कुल वैल्यू पर अपनी तरफ से एक बड़ा डिस्काउंट दे देता है। इससे ग्राहक को लगता है कि उसे सस्ता सामान मिल रहा है, लेकिन वो जो अंतर है वो कंपनी की जेब से जा रहा होता है। ओहो, तो जब स्विगी ने इस प्रैक्टिस को बंद किया तो उन ऑर्डर्स पर होने वाला सीधा नुकसान तुरंत रुक गया होगा। बिल्कुल, मैं समझ गया। यानी जो यूजर्स सिर्फ उस फेक कार्ड डिस्काउंट के लिए आ रहे थे वो चले गए, लेकिन जो रुके उन्होंने पूरी कीमत चुकाई, जिससे मार्जिन सीधे ऊपर चला गया। सही कहा। और दूसरा छेद कौन सा था जिसे बंद किया गया? दूसरा कदम था डायरेक्ट वॉलेट सब्सिडीज को कम करना। अच्छा। पहले कंपनियां यूजर्स के वॉलेट में कैशबैक या पैसे डाल देती थीं ताकि वे ऐप पर वापस आएं। स्विगी ने इसे अंधाधुंध बांटना बंद कर दिया और इसे इस तरह से रैशनलाइज किया कि सिर्फ अच्छे और बार बार आने वाले ग्राहकों को ही इसका फायदा मिले। तो इससे लॉयल ग्राहकों की रिटेंशन भी बढ़ी होगी और फालतू का खर्च भी कम हुआ होगा। एकदम सही। और मैंने पढ़ा कि तीसरा कदम डिलीवरी फीस से जुड़ा था। सही। उन्होंने डिलीवरी फीस स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से मोनेटाइज किया है ना? हाँ, पीक आवर्स या खराब मौसम के दौरान डिलीवरी फीस को इस तरह से एडजस्ट किया गया कि वो ग्राहकों के लिए उचित भी रहे और कंपनी की यूनिट इकोनॉमिक्स को भी सुधारे। चौथा ड्राइवर मुझे थोड़ा हैरान करने वाला लगा। उन्होंने स्नैक ऑपरेशंस नाम की किसी चीज को पूरी तरह बंद कर दिया। ये स्नैक क्या था? देखिए, स्टार्टअप्स के हाई ग्रोथ फेज में ये एक बहुत आम बात होती है। कंपनियां कोर बिजनेस के साथ कई छोटे छोटे प्रयोग करती रहती हैं। हाँ, एक्सपेरिमेंट्स तो होते ही हैं। स्नैक संभवतः स्नैकिंग आइटम्स की डिलीवरी से जुड़ा एक माइक्रो एक्सपेरिमेंट था, लेकिन ऐसे प्रयोगों में इन्वेंट्री का मैनेजमेंट और डिलीवरी की लागत बहुत बहुत ज्यादा होती है। तो जब उन्होंने गहराई से अपनी P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखा तो पाया कि ये प्रयोग यूनिट इकोनॉमिक्स के हिसाब से बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। इसे बंद करते ही उनका बहुत सारा फालतू खर्च बच गया। यानी कुल मिलाकर बात वही हुई, लीकी बकेट को ठीक करना। जो प्रयोग पैसे जला रहे थे उन्हें बिना किसी भावना के बेरहमी से बंद कर दिया गया। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये निवेशकों के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है कि मैनेजमेंट भावनाओं में बहकर फैसले नहीं ले रहा है। हाँ, लेकिन मार्जिन्स ठीक कर लेना जंग का सिर्फ एक हिस्सा है। असली मुकाबला तो बाहर बाजार में हो रहा है, जिसे हम एक रेड ओशन कह सकते हैं। रेड ओशन? हाँ, जहां हर कोई खून का प्यासा है और एक दूसरे का मार्केट शेयर छीनने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और जब दूसरी बड़ी कंपनियां और नए प्लेटफॉर्म्स आक्रामक तरीके से बाजार में पैसा बहा रहे हों तो अपनी जमीन बचाए रखना बहुत मुश्किल होता है। अर्निंग्स कॉल में ये बात खुलकर सामने आई थी कि क्विक कॉमर्स बिजनेस में ओवरहेड्स का खर्च अभी भी बहुत ज्यादा है, लगभग 700 करोड़ रुपए। और ये 700 करोड़ का ओवरहेड सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा दरअसल मार्केटिंग पर होने वाले खर्च और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यानी CAC में आई भारी इन्फ्लेशन की वजह से है। CAC मतलब एक कस्टमर को लाने का खर्च। हाँ, बाजार में इतना कड़ा कंपटीशन है
कि एक नए ग्राहक को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने या उसे ऐप इंस्टॉल करवाने की जो लागत है वो आसमान छू रही है। विश्लेषकों ने कॉल पर सीधा सवाल पूछा था कि अगर दूसरे प्लेयर्स लंबे समय तक ऐसे ही डिस्काउंट्स देते रहे तो क्या मार्जिन्स पर वापस दबाव नहीं बनेगा। ये सवाल तो हर निवेशक के मन में होगा। मतलब अगर कोई प्रतिद्वंदी ऐप 50 रुपए का डिस्काउंट दे रही है और स्विगी ने डिस्काउंट बंद कर दिए हैं तो अब ग्राहक तो उधर ही जाएगा ना। ऐसे में स्विगी का डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? स्विगी का डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ही दिलचस्प है। वे डिस्काउंट की जंग लड़ना ही नहीं चाहते। उनकी रणनीति का नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन? हाँ, वे सिर्फ 10 मिनट की स्पीड या सबसे सस्ते दाम पर नहीं लड़ रहे हैं। उनका फोकस अब प्राइस से हटकर क्वालिटी और प्रीमियमाइजेशन पर है। एक मिनट, क्विक कॉमर्स में प्रीमियमाइजेशन? हाँ, मतलब जब हम ग्रोसरी ऐप खोलते हैं तो हमारी मानसिकता तो यही होती है कि बस धनिया, टमाटर और दूध जल्दी से आ जाए। इसमें प्रीमियम क्या हो सकता है? यही मैनेजमेंट एक कदम आगे की सोच रहा है। उन्होंने नॉइज जैसे प्राइवेट लेबल्स लॉन्च किए हैं। नॉइज? हाँ, अर्निंग्स कॉल में उन्होंने 2 बहुत ही विशिष्ट उदाहरण दिए थे। पहला, हाई प्रोटीन वाले अंडे। ये वो अंडे हैं जो उन मुर्गियों से आते हैं जिन्हें एक विशेष डाइट दी जाती है। अच्छा। और दूसरा, बिना प्रिजर्वेटिव्स वाली ताज़ी बेक्ड ब्रेड। इसके अलावा कुकवेयर कैटेगरी में ट्रिप्लाई जैसे महंगे और उच्च गुणवत्ता वाले बर्तन भी वे ऑफर कर रहे हैं। रुकिए रखिए, मुझे यहाँ थोड़ा पुशबैक देने दीजिए। जी कहिए। क्या लोग सच में एक 10 मिनट डिलीवरी वाली ग्रोसरी ऐप पर ब्रेड के पैकेट के पीछे लिखे प्रिजर्वेटिव्स चेक करते हैं? मतलब क्या प्रीमियम अंडे सच में किसी ग्राहक की ब्रांड लॉयल्टी तय कर सकते हैं? वो भी तब जब कोई और ऐप वही सामान्य अंडे 10 रुपए सस्ते में दे रहा हो? आपकी शंका बहुत वाजिब है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि भारतीय उपभोक्ता का मिजाज अब बदल रहा है। कैसे? मैनेजमेंट का तर्क ये है कि मेट्रो शहरों का ग्राहक हमेशा एक अपग्रेड की तलाश में रहता है और ध्यान देने वाली बात यह है कि उनकी रणनीति एक्सक्लूजनरी नहीं है। मतलब वे सामान्य चीजें भी बेच रहे हैं? बिल्कुल, वे सामान्य ब्रेड और अंडे बेचना बंद नहीं कर रहे हैं। वे बस उन हाई स्पेंडिंग ग्राहकों को एक नया विकल्प दे रहे हैं जो क्वालिटी के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करने को तैयार है। ओहो, यानी वे एक ऐसा जाल बुन रहे हैं जहां एक बार अगर ग्राहक को उस ताजी बिना प्रिजर्वेटिव वाली ब्रेड की या उन हाई प्रोटीन अंडों की आदत पड़ गई तो वो 10 रुपए बचाने के लिए किसी दूसरी ऐप पर स्विच नहीं करेगा। एकदम सही। उसे वो खास चीज सिर्फ स्विगी पर ही मिलेगी। इसे ये अंग्रेजी में कस्टमर को स्टिकी बनाना कहते हैं। बिल्कुल, और ये रणनीति काम भी कर रही है। अगर आप देखें तो क्विक कॉमर्स में उनका नॉन ग्रोसरी शेयर 30% के पार पहुंच चुका है। 30%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, इन सब पर मार्जिन बहुत बेहतर होता है। वे इस नॉन ग्रोसरी शेयर को 30 से 40% के बीच ही रखना चाहते हैं। लेकिन 40% से ऊपर क्यों नहीं? अगर नॉन ग्रोसरी में ज्यादा मार्जिन है तो उसे और बढ़ाना चाहिए ना? क्योंकि अगर वे इसे बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो वे ग्रोसरी बिजनेस की हाई फ्रीक्वेंसी को खो देंगे। अच्छा, कैसे? देखिए, लोग इलेक्ट्रॉनिक्स महीने में एक बार खरीदते हैं, लेकिन दूध और सब्जी हर दूसरे दिन। तो ग्रोसरी उन्हें फ्रीक्वेंसी देता है और नॉन ग्रोसरी उन्हें मार्जिन देता है। यही वो संतुलन है जो उन्हें उस 1 ट्रिलियन जीओवी के लक्ष्य तक ले जाएगा। बहुत ही शानदार बैलेंस है। ये तो हुई क्विक कॉमर्स की बात, जो अभी भी एक रेड ओशन है। लेकिन मुझे लगता है कि फूड डिलीवरी का बिजनेस अब एक मैच्योर यानी परिपक्व स्थिति में पहुंच चुका है। एकदम सही बात है, और इस परिपक्वता का सबसे अच्छा उदाहरण हमें मार्च के महीने में दिखा। वो एलपीजी संकट वाला समय। हाँ, मार्च की शुरुआत में देश में कमर्शियल एलपीजी गैस की कीमतों और सप्लाई का एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया था। आमतौर पर ऐसे संकट में रेस्टोरेंट्स अपने ऑपरेशंस बंद कर देते हैं या कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, और जिसका सीधा असर फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन मैंने कॉल के ट्रांसक्रिप्ट में पढ़ा कि स्विगी ने इस झटके को बहुत आसानी से सह लिया। उन्होंने रेस्टोरेंट्स को डेटा एनालिटिक्स और बैकएंड सपोर्ट देकर इस संकट को नेविगेट करने में मदद की। और इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे प्लेटफॉर्म पर कीमतें 0.5% से भी कम बढ़ी। हाँ, ये सच में काबिले तारीफ है। हाँ, ये दिखाता है कि फूड डिलीवरी का इकोसिस्टम अब कितना मजबूत हो चुका है। मैनेजमेंट वहां 18 से 20% की स्थिर ग्रोथ और 5.5% मार्जिन की बात कर रहा है।
वो बिजनेस अब सेटल हो चुका है। मतलब असली दाव और सारा एक्शन अब बस क्विक कॉमर्स में ही है। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरी चर्चा को अब समेटते हैं। हमने शुरुआत की थी इस सवाल से कि एक नए निवेशक के तौर पर इन भारी नुकसानों और बड़े लक्ष्यों को कैसे समझा जाए। और मुझे लगता है इसका निचोड़ ये है कि मैनेजमेंट एक बहुत ही स्पष्ट लेकिन कठिन रास्ते पर चल रहा है। 1 ट्रिलियन जीओवी का सपना कोई हवाई बात नहीं है। वे ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन अब वे इसके लिए आंख मूंद कर पैसा नहीं जला रहे हैं। सस्ते और सिर्फ डिस्काउंट ढूंढने वाले यूजर्स को छोड़ने का उनका फैसला ये साबित करता है कि वे कंट्रीब्यूशन मार्जिन को लेकर कितने ज्यादा गंभीर हैं। और लीकी बकेट को ठीक करके उन्होंने एक ही साल में मार्जिन में 5.5% का जो भारी सुधार किया है, वो स्क्रीनर के उस 4,154 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक नुकसान वाले आंकड़े के पीछे की असली कहानी है। सही कहा। वो नुकसान अतीत के भारी खर्चों का नतीजा है, लेकिन एफआईआई और डीआईआई का बढ़ता निवेश भविष्य की उस रणनीति पर भरोसा है जहां फालतू खर्च बंद किए जा रहे हैं और डिफरेंशिएशन के जरिए प्रीमियम ग्राहकों को जोड़ा जा रहा है। और बड़े निवेशकों को वो स्पष्टता पसंद आ रही है जिसके साथ मैनेजमेंट बिना किसी बाहरी दबाव के अपने अनप्रॉफिटेबल एक्सपेरिमेंट्स जैसे वो स्नैक ऑपरेशंस उनको बंद कर रहा है। लेकिन देखिए, अंत में इस पूरे डीप डाइव से एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल उभर कर आता है। वो क्या? स्क्रीनर का डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि बड़ी मछलियां इस बिजनेस मॉडल पर पैसा लगा रही हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि क्विक कॉमर्स एक ऐसी आदत है जहां ग्राहक सबसे बड़ा स्वार्थी होता है। बिल्कुल। उसे हर चीज 10 मिनट में चाहिए और वो भी सबसे सस्ते दाम पर। तो क्या स्विगी का ये डिफरेंशिएशन और हाई क्वालिटी प्राइवेट लेबल्स का जो नया प्रयोग है, क्या वो सच में उस स्वार्थी ग्राहक की ब्रांड लॉयल्टी जीत पाएगा? या फिर क्या ऐसा होगा कि जैसे ही राइवल प्लेटफॉर्म्स कोई नई और बहुत बड़ी डिस्काउंट स्कीम लेकर आएंगे तो ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री वापस उसी सस्ते वॉर में आकर फंस जाएगी जहां से स्विगी अभी बड़े मुश्किल से निकलने की कोशिश कर रहा है। ये सोचने वाली बात है। खैर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई एक्सरे मशीन नहीं है जो एक बार में सब कुछ साफ दिखा दे। ये एक जिंदा सांस लेता हुआ इकोसिस्टम है जहां इंसान की आदतें और उनका लालच ही असली बैलेंस शीट तय करते हैं। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।